Welcome back to the Little Angels Academy online classes. Chapter 2 Forest and Wildlife Resources, Class 10th Part C. In last video we have discussed about IUCN classification about Indian wildlife resources and natural fauna, जिसमें हमने 6 कैटेगरीज में देखा था. उन 6 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया था. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, उन फैक्टर्स के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. हमारी फ्लोरा एंड फोना को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में हम बात करते हैं. पहला है लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल पीरियड से क्या मतलब है? व्हाट इज द कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड रिफर टू द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल को रेफर करता है कि जब हम ब्रिटिश लोगों के अंडर में थे, ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे, उस समय के पीरियड के बारे में ये बात की जा रही है कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर, ब्रिटिश लोग क्यों आए थे? ब्रिटिश लोग आए थे पैसा कमाने. तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए नए नए सोर्स को खोजा, नए नए सोर्स डेवलप किए. उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट किए. उन डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट जो था रेलवे था. रेलवे का इंस्टॉलेशन उन्होंने यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए किया था, उनके फायदों के लिए किया था. अब उस रेलवे का जब उन्होंने इंस्टॉलेशन किया तो इंस्टॉलेशन करने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए थी. उन रेलवे ट्रैक्स को डालने के लिए, बिछाने के लिए. तो वो ज़मीन उन्होंने कहाँ पर डाली? उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को डाला तो वहाँ से वो फॉरेस्ट को उन्होंने साफ़ किया, वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स डाले, स्टेशन इंस्टॉलेशन किया. तो इस तरीके से जैसे उन्होंने रेलवे का यहाँ इंस्टॉलेशन किया तो बहुत सारे फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना को वहाँ पर क्या हुआ? नुकसान हुआ. कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. अब उन्होंने कमर्शियल उन फॉरेस्ट को या उन पेड़ उन प्लांट, उन ट्रीज़ को, उन स्पीसीज़ को यहाँ पर प्लांट किया जो उनके लिए, उनके कमर्शियल, उनके ट्रेड के लिए बेनिफिशियल थे, लाभदायक थे, जो उनको प्रॉफिट दे सकते थे. उन्होंने उन नेचुरल फॉरेस्ट को वहाँ से साफ़ किया और उन कमर्शियलाइज स्पीसीज़ को वहाँ पर प्लांटेशन किया. एनरिचमेंट प्लांटेशन उन्होंने, ब्रिटिश चूँकि ट्रेडर्स थे तो उन्होंने अपने ट्रेड के लिए जो किया सब कुछ अपने ट्रेड और प्रॉफिट के लिए, तो उन्होंने उन चीज़ों को यहाँ पर प्लांटेशन किया जिससे उनको उनका ट्रेड एक्सपेंड हो, उनका मुनाफा, उनका प्रॉफिट लगातार कंटिन्यूस एक्सपेंड होता चला जाए. माइनिंग एक्टिविटीज अपने फायदे के लिए, फॉर दियर प्रॉफिट, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग करवाई. डायमंड्स के लिए, कोल्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढे जिनको लिए माइनिंग की. और उन माइनिंग से क्या हुआ? हमारी फ्लोरा एंड फौना और खासकर फॉरेस्ट एरियाज को क्या हुआ? नुकसान पहुंचा. ये सारे कारण जो थे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में क्या थे? नुकसान पहुंचाने वाले थे हमारी फ्लोरा एंड फौना को, हमारे फॉरेस्ट एरियाज को. रेलवे जिसमें था, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो उन्होंने लगाई. एनरिचमेंट प्लांटेशन का मतलब है पेड़ पौधे लगाना, लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है उन्होंने उसको साफ किया. उसके लिए उन्होंने अपने ट्रेडिस कमर्शलाइज प्लांटेशन किया जिनमें बागान लगाने थे, जिनका एक्सपोर्ट दूसरी दुनिया में किया जाता था. चाय के बागान थे. इस तरह के कुछ उन्होंने प्लांटेशन किए जिससे क्या हुआ? वो उनको प्रॉफिट कमाते थे. नेचुरल जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको उन्होंने क्या कर दिया? वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की. एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी कि खेती करने का विस्तार कर दिया गया, क्षेत्र को बढ़ा दिया गया. क्यों बढ़ा दिया गया? जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लोग अधिक संख्या में होने लगे, तो उनके सर्वाइव के लिए जो अनाज था, ग्रेन्स था, वो कहाँ से मिल सकता था? वो हमें मिल सकता था खेती करके. तो खेती के लिए जब उन्होंने ज़मीन ढूंढी तो ज़मीन क्या आई थी? उन्होंने उन ज़मीन को, उस लैंड को कहाँ से पाया? फॉरेस्ट एरिया से. उन फॉरेस्ट एरियाज को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इनटू एग्रीकल्चर लैंड. 26,200 किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट एरिया, स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने किस में कर दिया? इतना एरिया गॉट कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. इतना फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के लिए कन्वर्ट कर दिया. इतने बड़े क्षेत्र को, इतने बड़े लैंड मास को उन्होंने फॉरेस्ट एरिया के को क्या किस में कर दिया? एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया. स्लैश एंड बर्न, काटना और जलाना, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस कल्टीवेशन को कहते हैं जूम कल्टीवेशन. जूम कल्टीवेशन जो कहाँ पर की गई थी? नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में. ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल पार्ट था, ये वाला, ये सेंट्रल इंडिया और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इसमें झूम खेती की जाती थी. यानी कि फॉरेस्ट को, यहाँ पर फॉरेस्ट को जलाया जाता, पहले काटा जाता, फिर उनको जलाया जाता, फिर उस लैंड पर क्या की जाती? कल्टीवेशन की जाती. इस तरह से ये सारे एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन होने से भी हमारी जितनी भी फ्लोरा एंड फोना थे और वाइल्ड जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको क्या हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान पहुंचा. अब बात करते हैं लॉन्ग स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. हमारे इंडिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट की बात हुई, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे पहले डेवलपमेंट हुआ था रेलवेज़ का,
तो रेलवे ने भी क्या पहुंचाया था, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरिया को क्या पहुंचाया था, नुकसान पहुंचाया था। अब बात करते हैं जैसे हमने डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश फ्री हो, उसने फ्रीडम गेट की, उसके बाद हमको ज़रूरत थी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट जैसे ही आया तो उस डेवलपमेंट पूरे नेशनल लेवल पर था, पूरे नेशन को डेवलप करना था। तो लॉन्ग स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किए, इनॉग्रेट किए। तो उन डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट को एक रियल फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें को हमको गंवाना पड़ा। उनमें एक चीज़ थी फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ, जिनमें सिंस 1951, जब से 1951 से जब से हमने डेवलप प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए, जो बड़े लार्ज स्केल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उनमें 5000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो सब किस में चला गया, फॉरेस्ट स्क्वायर का, फॉरेस्ट एरियाज का, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बलि चढ़ गया, वहाँ से वो चला गया। वी सेक्रीफाइस दीज एरियाज फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट। रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिनमें रिवर वैली प्रोजेक्ट तक नदी घाटी परियोजनाएं थी, जिसमें नदियों को डैम से जोड़ा गया और उन डैम्स का निर्माण किया गया। उसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरिया को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब बात करते हैं इसी अगले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, नर्मदा सागर, जो कि कहाँ पर है, एमपी में। हमारा इंडिया का एक स्टेट है एमपी, उसमें भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जिस प्रोजेक्ट था जिसका नाम था नर्मदा सागर। नर्मदा नदी पर डैम बनाने की बात थी, तो उसमें भी 40,000 हेक्टेयर लैंड जो थी उसको क्या कर दिया गया, उतने बड़े एरिया को किसकी भेंट चढ़ा दिया गया, इस नर्मदा सागर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, इन्होंने भी हमारी लैंड, फॉरेस्ट जो लैंड थी, फॉरेस्ट एरिया था, फ्लोरा एंड फौना था, उसको क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की, कि हमारी फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचाने के लिए ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। वो कौन कौन से, अब हम देखते हैं। वो कौन कौन से, देखिए, पहला है ग्रेजिंग एंड फ्यूल कलेक्शन, यानी कि जो हमारे कैटल्स हैं, जो पशु हैं, उनको चराने के लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, उससे भी क्या हुआ, हमारे फॉरेस्ट एरिया को नुकसान पहुंचा। फ्यूल कलेक्शन के लिए लोगों ने लकड़ियों को काटा, पेड़ों को काटा, इससे हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या हो गया, कम होता चला गया। ये इन्होंने हमारी वाइल्ड लाइफ जो फ्लोरा एंड फौना है उसको क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया, ग्रेजिंग से और फ्यूल कलेक्शन से। एक्सपेंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन से, तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री का इंस्टॉलेशन होने लगा। जैसे जैसे हमारे देश में भी इंडस्ट्री जब इंस्टॉलेशन की गई, उसके लिए हमें क्या हुआ, हमारी जितनी भी फॉरेस्ट एरियाज थे और फ्लोरा एंड फौना था उसको नुकसान पहुंचा। इंडस्ट्री सबसे पहले किन्होंने इंडस्ट्री लगाई, ब्रिटेन वालों ने। ब्रिटेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लगाया जहाँ पर उनकी जो रॉ मटेरियल थे वो उनको आसानी से मिल सकते थे, उन एरियाज में लगाया। तो वो कौन से एरियाज थे, सारे फॉरेस्ट एरियाज थे। उन फॉरेस्ट एरियाज में इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन की वजह से वहाँ की फ्लोरा एंड फौना क्या होती गई, कम होती चली गई। और जैसे जैसे डेवलपमेंट के बाद हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया फ्रीडम के बाद में, तो उन्होंने भी हमारी फ्लोरा एंड फौना को और फॉरेस्ट एरियाज को क्या पहुंचाया है, नुकसान। अब अगली जो रीजन है वो है हैबिटल के लिए जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो दे आर नीड फॉर लैंड, उनको लैंड की आवश्यकता थी। अब लैंड की आवश्यकता थी तो उन्होंने अब लैंड कहाँ से आएगी, तो उन्होंने फिर क्या किया, जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो उन्होंने फॉरेस्ट को साफ किया। ऐसे ही जब लैंड की आवश्यकता हुई तो फिर उन्होंने किसकी तरफ देखा, हमारे फॉरेस्ट एरियाज की तरफ देखा। तो उन फॉरेस्ट एरियाज से भी, हैबिटेट के लिए भी फॉरेस्ट एरिया को साफ किया गया। हंटिंग से भी हमारी फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचा। जब लोगों ने नुकसान पहुंचाया तो फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचा। तो इस तरीके से ये 4 फैक्टर्स थे, 1 2 3 4, ये वो फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारी फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचाया है और फॉरेस्ट एरिया को नुकसान पहुंचाया। अब हम बात करते हैं और क्या क्या नुकसान पहुंचा है।
अब हम बात करते हैं कि और वो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचाई इन चीज़ों से। मोर देन 1/2 नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। अब इन फैक्टर्स की वजह से हमारे आधे से ज़्यादा जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, यानी नष्ट हो चुके हैं। 1/3 ऑफ इट्स वेट्स लैंड ड्रेन्ड आउट, यानी कि जो हमारी वेटलैंड्स थी उसका 1/3 जो पार्ट है वो ड्रेन हो चुका है, पूरी तरह से 1/3 पार्ट जो है बर्बाद हो चुका है, ड्रेन्ड आउट हो चुका है। तीसरा जो पॉइंट है, जो नुकसान हमको हुआ है, 70% वाटर बॉडीज पोल्यूटेड। इन सब रीजन्स की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे जो 70% वाटर बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ पर, हमारी जो लैंड पर जो अर्थ हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं। सारे में से 100 में से 70% क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं। 40% मैंग्रोव वाइप्ड आउट। अब मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव जो वन्स हैं वो 40% क्या हो चुके हैं, वाइप्ड आउट हो चुके हैं, यानी खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस हंटिंग एंड ट्रेड, लगातार व्यापार और शिकार की वजह से हमारी जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट, कमर्शियल प्लांट्स हैं उनका व्यापार और ट्रेड, हंटिंग और ट्रेड की वजह से क्या हो चुके हैं, और हेडिंग टुवर्ड एक्सटिंक्शन, वो अब विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। किसकी वजह से, लगातार हंटिंग और ट्रेड की वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो एनिमल्स और प्लांट हैं, कमर्शियल प्लांट, वो क्या हो चुके हैं, हेडिंग टुवर्ड एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचा है, और उस फ्लोरा एंड फौना में कितना परसेंट हमको, कितनी चीज़ें नुकसान में हम गए हैं, कितने नुकसान, कितना लॉस हमने झेला है, जिसमें आधे से ज़्यादा नेचुरल वन गायब हो चुके हैं, 1/3 की जो वेटलैंड वो बर्बाद हो चुकी है, 70% वाटर बॉडीज जो है पोल्यूटेड हो चुके हैं, 40% मैंग्रोव वन खराब हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। लगातार हंटिंग और ट्रेड की वजह से हमारी जो एनिमल्स और कमर्शियल प्लांट है वो एक एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हमें बायोलॉजिकल नुकसान भी हुआ है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।